डेट आज 20 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डिसाइड किया है इसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इसके शेयर हैं जो बेचे जाएंगे, कोई भी खरीद सकता है। यानी कि जो इसकी, जैसे मान लो अभी 100% मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब इसके मार्केट में शेयर बेचे जाएंगे कोई भी खरीद सकता है, या इसकी जैसे 25% शेयर होल्डिंग खरीद सकता है या 30%, जितना डिसाइड करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर क्या है, जो बाकी के शेयर रह जाएंगे गवर्नमेंट के पास, और बाकी की जो ओनरशिप है वो किसके पास चली जाएगी, प्राइवेट कंपनीज के पास। तो क्या है इरेडा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है इससे। जो इरेडा है स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए काम करती है। ये 1981 में बनाई गई थी एज ए कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी है ये, लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। तो इसके बारे में दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कंपनी है पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा ये एनबीएफसी की तरह काम करती है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह। कौन से एक्ट में रजिस्टर किया गया था इसको, 1956 का जो एक्ट था कंपनीज एक्ट, उसके सेक्शन 4A में इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह रजिस्टर किया गया था। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर किया गया था। ये किस लिए बनाई थी, मेन टारगेट इसी का ये था, जैसे इसके नाम में है रिन्यूएबल डेवलपमेंट। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो भी काम करता है, मान लो कोई कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो काम कर रही है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या विंड एनर्जी हवा से बनने वाली बिजली प्रोड्यूस करने के लिए काम कर रही है, तो ऐसी कंपनीज को ये क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, वित्तीय सहायता देती है, उन्हें प्रमोट करती है, तो ताकि एनर्जी एफिशिएंसी आ सके। और सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स ऑफ एनर्जी के, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उनको कंजर्व करके रखा जा सके, तो ये काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जा चुके हैं। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में डायरेक्टली पूछा था यूपीएससी ने पिछले साल ही मेंस में, जीएस पेपर 3 में। तो जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। ये देखो रिसेंटली इसने क्या है, 10 अदर ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी हैं। ऑब्जर्वेटरी का मतलब ऐसी टेलीस्कोप हैं जो ऑब्जर्व करते रहते हैं स्पेस में, उनके साथ इसने कोलैबोरेट किया है ताकि स्पेस में रिसर्च कर सके। और किसके लिए रिसर्च करना, किसको ऑब्जर्व करना है, एक ब्लेजर नाम की गैलेक्सी है। गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। तो ब्लेजर नाम की गैलेक्सी है जो उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसने 10 और ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी के साथ हाथ मिलाया है, कोलैबोरेट किया है। तो इसके बारे में हमें जानना है, ये हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप क्या है और ब्लेजर गैलेक्सी के बारे में जानना है। तो ये तो है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप जो आप देख रहे हो। ये 2 मीटर का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसका जो नाम है ना चंद्र, वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। एक साइंटिस्ट थे और नोबेल लॉरेट भी थे। नोबेल लॉरेट उसे बोलते हैं जिसको नोबेल प्राइज मिल जाता है, तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप की इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है लद्दाख में, लेह में हेनले नाम की जगह है। लद्दाख में लेह में हेनले नाम की जगह पे ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, वहीं पे ये टेलीस्कोप सेटअप है, बना हुआ है। तो इसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, हेनले में, हेनले लेह लद्दाख में है। ये देखो पूरे वर्ल्ड में इस तरह के टेलीस्कोप जो हैं ऊंचाई पे, पहाड़ों पे, उनमें से ये 10th नंबर पे टेंथ हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जो लगभग समुद्र तल से, सी सरफेस से 4500 मीटर ऊंचाई पे सेटअप है। ये जो टेलीस्कोप है ये कम्युनिकेशन लिंक करता है सैटेलाइट के थ्रू, किससे, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलोर में, इसका एक सेंटर है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रेस्ट। इसके साथ ये लिंक करके ये डेटा तैयार करता है और ऑब्जर्व करता है गैलेक्सी को। तो अब जान लेते हैं इस गैलेक्सी के बारे में, जो ब्लेजर गैलेक्सी है। गैलेक्सी तो आप जानते हो क्या होता है, देखो जितना भी आपके आसपास जितना दिखाई दे रहा है आपको, सारा जितना दिखाई भी नहीं दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, वो सारा ब्रह्मांड में आता है यूनिवर्स।
यूनिवर्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ब्रह्मांड। इस यूनिवर्स में बहुत सारी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज जैसे हमारी जो गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है दुग्ध मेगला, हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेगला और इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। अब हर एक गैलेक्सी में साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं कि हर एक गैलेक्सीज में एक सोलर सिस्टम होता है, एक सन होता है, स्टार होता है। जैसे हमारे जो मिल्की वे का जो स्टार है उसका नाम क्या है, सन। सन एक स्टार है, तो हर एक गैलेक्सी में एक स्टार होता है। ऐसी हमारी गैलेक्सी में सन एक स्टार है और इसके चारों ओर घूम रहे हैं ग्रह, 8 ग्रह, कुछ एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, कुछ कॉमेट्स घूम रहे हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु घूम रहे हैं। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, तो गैलेक्सी आप समझ गए क्या है, यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज घूम रही हैं। तो ब्लेजर भी एक गैलेक्सी है। ये देखो अब तक की जो जितनी भी गैलेक्सीज खोजी गई हैं उनमें से ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो ब्राइटेस्ट है उनमें से एक ये भी ब्राइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा चमकीली गैलेक्सी है ये आकाशगंगा है, ब्लेजर। तो इसकी जो लाइट है जो निकलती है बहुत ही एनर्जेटिक है और इसमें से पार्टिकल्स और रेडिएशन निकलती रहती हैं, गामा रेज, एक्स रे, रेडियो वेव्स निकलती रहती हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया एस्ट्रोनॉमर ने। तो इसके बारे में और ऑब्जर्व करना है, ब्लेजर नाम की जो गैलेक्सी है, इसलिए ये हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप न्यूज में आया। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। जो ये बैंक है ना, रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ये यूक्रेन की मदद करना चाहता है। यूक्रेन की क्यों करना चाहता है, आप सबको पता है रसिया और यूक्रेन का 1 साल से ज़्यादा हो गए युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है। यूक्रेन को ज़रूरत है तो इसे हेल्प करना चाहता है। 3 बिलियन से लेके 5 बिलियन यूरोज देना चाहता है यूक्रेन को, इसलिए ये न्यूज में आया। तो क्या है इसके बारे में हमें जानना है। यूरोपियन बैंक जो रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, EBRD, ये देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या काम करता है, जैसे इसके नाम में बैंक है तो भाई साहब लोन वगैरह ही देता होगा। ये बिल्कुल लोन देता है, प्रमोट करता है। कोई मान लो सस्टेनेबल ओपन मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करता है। ये कोई इनोवेशन लेके आना चाहता है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वित्तीय सहायता देता है। कब बनाया गया था ये, देखो जो रसिया है, अभी रसिया से पहले ना ये USSR हुआ करता था। USSR शॉर्टकट में बोल देते सोवियत यूनियन या USSR। इसमें कई सारी कंट्री आती थी, कजाकिस्तान भी इसका ही पार्ट था। ये जो कंट्री हैं बेलारूस, यूक्रेन, ये सब इसी के पार्ट थे USSR के। लेकिन 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि इसका विखंडन हो गया, अलग हो गए कई सारे कंट्री और रसिया अलग बन गया। उसके बाद जो ये कंट्री अलग हुए थे इनमें डेमोक्रेसी सेटअप हो सके, लोकतंत्र आए, इसलिए ये बैंक बनाया गया। कब, 1991 में बनाया गया EBRD, ताकि जो बाकी की कंट्री अलग हुई हैं उनमें डेमोक्रेसी आ सके, इसलिए ये बैंक बनाया गया। और डिसइंटीग्रेट जब हुआ था ये USSR तो ये कोल्ड वार खत्म हो गया था। कोल्ड वार, शीत युद्ध, जो US, अमेरिका और रसिया के बीच में चल रहा था, US और USSR के बीच में चल रहा था। कोल्ड वार, शीत युद्ध आप जानते हो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये स्टार्ट हो गया था एक तरह से। वैसे इसके रूट तो काफ़ी पीछे से देखे जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम से ही कोल्ड वार के, लेकिन सामने उभर के जो आया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया, 1945 के बाद, जब पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बट गया था, एक US की तरफ और USSR की तरफ। लेकिन इंडिया ने दोनों ब्लॉक में से किसी को मतलब ज्वाइन नहीं किया था, अलग रहा था इंडिया। इंडिया ने एक नेम नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके बारे में अलग से डिस्कस किया हुआ हमने, सबके बारे में आप जानते होंगे। तो अब आते हैं हम EBRD पे। तो EBRD क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, जान लिया हमने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे, लंदन में है इसका। जो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं, जो मान लो किसी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनको भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनको भी वित्तीय सहायता देता है। ये कोई भी मान लो पब्लिक पार्टनर है उनको सपोर्ट करता है। म्यूनसिपल सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सेंट्रल वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी ये सपोर्ट करता है EBRD। तो डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है एक तरह से। कोई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहता है उसको भी प्रमोट करता है, जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करता है। इसकी मेंबरशिप कितनी है, किस किस के पास इसकी मेंबरशिप है, इसके देखो 69 कंट्रीज से शेयर होल्डर आते हैं जो इसमें
यानी कि इसके एक तरह से मेंबर है। इंडिया कब बना इसका मेंबर, यानी कि शेयर होल्डिंग कब ली इस बैंक में? इंडिया ने 2018 में ली। 69th शेयर होल्डर बना इंडिया इसका। तो अभी टोटल 69 कंट्रीज इसके शेयर होल्डर हैं इस बैंक के। तो बस यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूएस डेट सीलिंग डील। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3। डेट का क्या मतलब होता है? डेट का मतलब होता है कर्ज, सीलिंग का मतलब एक लिमिट। तो अमेरिका की जो कर्ज लेने की लिमिट है वो ही है डेट सीलिंग डील। अभी न्यूज़ में इसलिए आई, इसको एक्सटेंड करना चाहता है यूएस, अमेरिकन गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करना चाहता है। देखो हमारे इंडिया में जैसे मान लो डेफिसिट हो जाए, फिस्कल डेफिसिट हो जाए, गवर्नमेंट फिर क्या है, बोरिंग करती है, मार्केट से बोरिंग करती है, आरबीआई से बोरिंग करती है, उधार लेती है। तो ऐसे यूएस गवर्नमेंट जैसे फिस्कल डेफिसिट जाए, इसे यूएस गवर्नमेंट को, अमेरिका की सरकार को जरूरत है पैसे की, मनी की, तो ये उधार लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक लिमिट लगी हुई है। वो ही लिमिट है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है जो यूएस गवर्नमेंट लीगली बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है, उस लिमिट को ही बोलते हैं डेट सीलिंग। अमेरिका की यूएस डेट सीलिंग डील उसी को देते हैं। इसकी लिमिट है, ये गवर्नमेंट इसको कैप लगा देती है, लिमिट लगा देती है कि कितना ले सकते हैं। इसका ओरिजिन कब से हुआ, कब से लगाई गई है जो डेट सीलिंग लिमिट है अमेरिका में? ये देखो यूएस कांग्रेस ने 1917 में लगाई गई। यूएस कांग्रेस का मतलब जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है उसको संसद बोलते हैं हम हिंदी में, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं वो अपनी भाषा में, कांग्रेस इंग्लिश में। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसके दौरान ये डील लगाई थी ताकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट किया जा सके यूएस में। इशू क्या है फिर, अभी परेशानी क्या है, अभी न्यूज़ में क्यों आया? देखो प्रेसिडेंट जो जो बिडेन है अमेरिका के और यूएस की जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, उसके बीच में ये डिसएग्रीमेंट देखने को मिला, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस डेट सीलिंग की लिमिट को बढ़ाया जाए, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए यूएस कांग्रेस की सहमति होनी चाहिए, यानी कि अमेरिका का पार्लियामेंट जब सहमति दे देगा तभी इस डेट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर वोटिंग होती है उसके पार्लियामेंट में, अमेरिका के में, तो इसलिए इनमें डिसएग्रीमेंट हो गया प्रेसिडेंट में और यूएस की पार्लियामेंट में। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव क्या पड़ेगा इसमें? देखो डेट सीलिंग अगर रेज नहीं की गई तो इससे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे वीकर डॉलर हो सकता है, मतलब डॉलर कमज़ोर हो सकता है, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब लॉसेस हो सकती हैं, नौकरियां जा सकती हैं लोगों की, यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो सकती है फ्यूचर में, और क्या है लॉन्ग टर्म जो फिस्कल चैलेंजेस हैं वो भी आ सकते हैं। ये सब इसके नुकसान होंगे। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। कैपिटल फ्लोज पे प्रभाव पड़ेगा, जो यूएस का डॉलर हमारे इंडिया में आता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखो जब अमेरिका की गवर्नमेंट उधार नहीं ले पाएगी तो अमेरिका की गवर्नमेंट स्पेंड भी कम करेगी, खर्चा भी कम करेगी। जब खर्चा कम करेगी तो वहाँ पे और डेवलपमेंट आ नहीं पाएगा, वहाँ पे नौकरियाँ आ नहीं पाएंगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। और हमारे इंडिया से भी देखो यहाँ जाते हैं लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, वो यहाँ पे रेमिटेंस भेजते हैं, यहाँ पे डॉलर भेजते हैं हमारे इंडिया में, या फिर वहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस इंक्रीज नहीं हो पाएगा, फिर डॉलर आ नहीं पाएंगे, तो इंडिया पे भी कैपिटल फ्लोज पे प्रभाव पड़ेगा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो भी एक तरह से डाउनग्रेड होगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी प्रभावित होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई आती है हमारे इंडिया में उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे प्रभाव पड़ेगा इंडिया में। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? देखो 2011 में भी ऐसा इंस्टेंस देखने को मिला। यूएस है जो उसने डिफ़िकल्टी फेस की पब्लिक डेट में, यानी कि कर्ज लेने के लिए डिले किया गया, गवर्नमेंट कर्ज नहीं ले पाई। डिले होने की वजह से वहाँ पे यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने यूएस की गवर्नमेंट का जो है, यूएस का इकोनॉमी का जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी थी और स्टॉक मार्केट में ड्रॉप देखने को मिला था और बोरिंग कॉस्ट भी इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ गई थी। देखो जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होते हैं रेटिंग देती हैं, जैसे इकोनॉमी की रेटिंग डाउनग्रेड कर देगी तो उसकी बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उधार लेने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। रिफॉर्म के लिए क्या सजेशन है इसमें? देखो ऑटोमेटिकली
ये डेट लिमिट है, इंक्रीज होनी चाहिए। जब भी ऐसा लेजिस्लेशन पास करना चाहिए, यानी कि ऐसा कानून बनाना चाहिए यूएस को, जब भी ज़रूरत हो लिमिट की बढ़ाने की, ऑटोमेटिक बढ़ा सके, गवर्नमेंट के पास ये पावर हो, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर हो, ऐसा कुछ रिफॉर्म करना चाहिए। इंडिया में क्या है डेट सीलिंग मैकेनिज्म? देखो इंडिया में देखो कोई फॉर्मल डेट सीलिंग मैकेनिज्म है नहीं, इंडिया में कोई लिमिट नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट चाहे तो ज़्यादा कम डेट कर्ज लेना चाहती है तो ले सकती है, ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाई हुई है इंडिया ने। इंडियन गवर्नमेंट है जो बोरोइंग है या डेट ऑब्लिगेशन है वो फिस्कल डिसिप्लिन के थ्रू मैनेज की जाती है, बजट कंट्रोल के थ्रू, या आरबीआई ओवरसाइट करती है। हमारे इंडिया में आरबीआई देखती है इंडियन गवर्नमेंट के ओवरऑल बोरोइंग को। हमारे इंडिया में एफआरबीएम एक्ट बना हुआ है, ये गवर्न करता है। एफआरबीएम एक्ट ये 1999 में बनाया गया था, 2004 में ये लागू हो गया था। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये इंडिया की जो बोरिंग एक्टिविटीज़ है या फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा या डेट टू जीडीपी रेशो है, इसको कौन मैनेज करता है? ये एक्ट करता है, ये गवर्न करता है एफआरबीएम एक्ट। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है घड़ियाल। घड़ियाल ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। वर्ल्ड वाइड फंड ने, ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, इसने कंफर्म किया है कि पंजाब में घड़ियाल मिले। घड़ियाल का जो साइंटिफिक नाम है वो है ये गावियालिस गैंगेटिकस, ये साइंटिफिक नाम है इसका घड़ियाल का। घड़ियाल है क्या? एक मगरमच्छ की प्रजाति है। मगरमच्छ तो जानते होंगे आप, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की प्रजाति है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, आईयूसीएन क्या होता है आप जानते हो? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनली नेचर को कंजर्व करने के लिए काम करती है ये संस्था। इसमें गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं आईयूसीएन में। इसके बारे में इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में स्पेशल लेक्चर बना हुआ, देख सकते हो आप। तो ये घड़ियाल है जो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये देखो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से और भी हिस्सों में गया, जैसे पाकिस्तान में गया, इंडिया के पंजाब से पाकिस्तान में चला गया ये घड़ियाल, नदियों के जरिए, नदियों में बहता हुआ चला गया। 2017 से 2021 के बीच में ब्यास जो रिवर है पंजाब में, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ये पहले पंजाब में नहीं रहता था, ब्यास में लेके गए इस घड़ियाल को, मगरमच्छ को, वहाँ पे छोड़ दिए। अब ये वहाँ से पाकिस्तान में भी चले गए। ये प्राइमरीली कहाँ पे पाए जाते हैं ये घड़ियाल? मध्य प्रदेश में जो चंबल रिवर है ना, चंबल रिवर, उसमें पाए जाते हैं ये। कई प्रजाति होती है मगरमच्छ की, वो कौन सी होती हैं अभी जानेंगे हम, पहले ये जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या वर्ल्ड वाइड फंड बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। ये 1961 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का शहर है ग्लैंड, वहाँ पे है। ये इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्था। वर्ल्ड वाइड ये पूरे वाइल्डरनेस को प्रिजर्व करने का काम करती है, और इन्वायरमेंट में ह्यूमन इम्पैक्ट कम से कम हो, पर्यावरण पे जो मानव के प्रभाव पड़ते हैं वो कम से कम हो, इसके लिए काम करती है ये एनजीओ। तो अब जान लेते हैं ये क्रोकोडाइल की प्रजाति। ये देखो जो स्पीसीज है क्रोकोडाइल की, वो 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, यानी कि ये खारे पानी में पाया जाता है, समुद्र के पानी में। मगर है, ये फ्रेश वाटर है। घड़ियाल है, ये नदियों में, चंबल रिवर में अधिकतर पाया जाता है, फ्रेश वाटर है ये भी। जो लेटेस्ट साल्टी सेंसस की गई थी उसमें ये पाया गया कि जो एस्चुराइन क्रोकोडाइल है भीतरकनिका में, उनका जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो गई है। भीतरकनिका देखो एक नेशनल पार्क है, कहाँ पे? उड़ीसा में। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है ये। तो पहले जान लेते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये देखो लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा इसकी जितने भी रेप्टाइल मिल सकते हैं ना, रेप्टाइल का मतलब जो पेट के बल चलते हैं प्राणी, जैसे सांप हो गया, स्नेक, क्रोकोडाइल हो गया, ऐसे क्या है उनमें सबसे ज़्यादा रेप्टाइल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की है। ये हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट का मतलब समुद्री तट है हमारे इंडिया का, जो ये जो ईस्टर्न तट है, पूर्वी तट है जो समुद्री तट, यहाँ पे पाया जाता है ये। मेनली कहाँ पे पाया जाता है? जो भीतरकनिका मैंग्रोव है या सुंदरबन है, बंगाल में सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ पे पाया जाता है, सुंदरबन नेशनल पार्क में। जो मेल प्रजाति होती है ना, मेल प्रजाति किसकी? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, वो थोड़ा बड़ा होता है फीमेल से। इसका वेट 1000 किलोग्राम तक हो सकता है, बहुत बड़ा होता है। साल्ट वाटर में रहता है ये, रिवर डेल्टाज में पाया जाता है, जैसे गंगा का जो डेल्टा बनता है उसमें पाया जाता है। आईयूसीएन की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में आता है।
नेक्स्ट है मगर, इसे इंडियन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, मगर क्रोकोडाइल। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पीसीज है ये, यानी कि ताज़ा पानी में पाया जाता है, खारे पानी में नहीं मिलता, ये समुद्र में नहीं मिलता। ये लेक में मिलता है, नदियों में मिलता है, मार्सेस में मिलता है, दलदल में, झील में, नदियों में मिलता है। और इसका IUCN लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आता है। अब जान लेते हैं घड़ियाल। घड़ियाल या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी बोलते हैं इसे, मछलियों को खाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है, मूल निवासी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। रिवर में पाया जाता है और इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। नेशनल चंबल सेंचुरी है जो, उसमें पाया जाता है मेनली ये, चंबल रिवर में। कार्टरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें भी मिलता है। सोन रिवर सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, उसमें भी पाया जाता है। महानदी है, सातकोशिया जॉर्ज सेंचुरी है उड़ीसा में, उसमें पाया जाता है ये देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है घड़ियाल। इसकी पॉपुलेशन बाकी दो क्रोकोडाइल है उनसे कम है। जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है या भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा की में। और हमारे इंडिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरवन में मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ये, सेकंड नंबर पे भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेशनल पार्क भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरवन के बाद। यहाँ पे देखो कई सारी रिवर आके गिरती हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क में, जैसे ब्राह्मणी, बेतारनी, धर्मा, पथसाला, ये रिवर आती है यहाँ पे। और ये भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये रामसार साइट भी है। रामसार साइट का मतलब वेटलैंड है, ये आर्द्र भूमि भी है। तो यही थे आज के टॉपिक, कुछ वन लाइनर टॉपिक है उसने डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो जैसे एक नकबा नाम की टर्म न्यूज में थी, नकबा, NAKBA, नकबा। कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं इंग्लिश में, कैटास्ट्रॉफ मतलब परले बोल सकते हो आप हिंदी में, नकबा। ये नकबा जो वर्ड है यूज किया जाता है 1948 में, 1948 में। जो ये रीजन है देखो, ये वाला जहाँ पे अभी इजराइल है, ये वाला रीजन, यहाँ से पैलेस्टीन पीपल थे ना, वो माइग्रेट कर गए थे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज्यूज आ गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और यहाँ से पैलेस्टीन माइग्रेट कर गए थे दूसरी जगह पे। अभी जो पैलेस्तीन जो वेस्टर्न बैंक है और ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे जो रहते हैं इधर माइग्रेट कर गए थे यहाँ से। लगभग 7 लाख पैलेस्टीन पीपल, हिंदी में लिखा होता फिलिस्तीन, पैलेस्टीन पीपल यहाँ से मूव कर गए थे, अपने घरों को छोड़ के चले गए थे, और वो रेफ्यूजी बन गए थे, एक तरह से शरणार्थी बन गए थे। इस मूवमेंट को बोलते हैं नकबा। एक देखो बेवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क न्यूज में था, बेवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। ये क्या है बेवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क? ये देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं उनसे रिलेटेड ये फ्रेमवर्क है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया। इंडिया का भी मतलब इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने भी इस पे साइन किया हुआ है, इस फ्रेमवर्क पे इंडिया भी मानता है। और अपने इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम लागू किए हैं, कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, अपंग लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। एक इंचियोन स्ट्रेटजी है, इंचियोन स्ट्रेटजी, साउथ कोरिया में एक जगह है इंचियोन स्ट्रेटजी, ये भी डिसेबल्ड पीपल से रिलेटेड है। इंचियोन स्ट्रेटजी उनके अधिकारों को बचाने के लिए। तो मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो एक S-80FP, ये न्यूज में था, ये एक रशियन रॉकेट है, रशिया का रॉकेट है ये, बस इतना याद रखना है, न्यूज में आया था ये, अखबार में था। एक INS वागसीर न्यूज में थी, वागसीर, ये क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये, डीजल से भी चलती है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है। सबमरीन मतलब पनडुब्बी, जो समुद्र के पानी में नीचे जाके चलती है, सबमरीन पनडुब्बी। ये छठवीं है ये पनडुब्बी, जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाई गई हैं। इंडियन नेवी ने, जो हमारी इंडियन नेवी है, उसने प्रोजेक्ट 75 चला रखा है। इस प्रोजेक्ट 75 में 75 में 6 पनडुब्बी बनाई है, ये छठवीं पनडुब्बी है वागसीर। तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है वागसीर। एक देखो स्पिट्जर टेलीस्कोप न्यूज में था, स्पिट्जर टेलीस्कोप।
ये नासा का टेलीस्कोप है, नासा का 2003 में इसको बनाया था नासा ने। नासा आप जानते हो क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है। तो स्पिट्जर टेलीस्कोप किसका है? अमेरिका का, नासा का, ये आपको पता होना चाहिए। एक दो टाइगर रिजर्व न्यूज में थे, इनको पढ़ लो, जैसे सत्यामंगलम, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व? ये देखो तमिलनाडु की इरोड डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु की इरोड डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी का पार्ट है ये। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा आपने। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो, उसी के अंदर है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व के पास कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में। मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई, देखो जिनके पीछे मलाई लगता हो ना, समझ लो वो तमिलनाडु में अधिकतर। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व सत्यामंगलम के पास है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं सारे। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ये कहाँ पे? कर्नाटक में है, ये भी नीलगिरी का ही पार्ट है। और बिलीगिरी रंगास्वामी, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी कहाँ पे? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है। ये कर्नाटक में है, वैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। और नीलगिरी आपको पता है 3 स्टेट में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। केरल में फैली हुई है, कर्नाटक में फैली हुई है और तमिलनाडु में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी है जो, ये देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं। इधर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, इधर ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, ये आके मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ में, पता ही होगा आपको। अब है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये देखो झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू है ना, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार। पठार जैसे मान लो कोई ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ से थोड़ा समतल इलाका है और यहाँ से एक जगह उठी हुई है और ऊपर से प्लेन है और इस तरह से उठी हुई है, उसको बोलते हैं पठार, प्लेट्यू। तो ये पलामू टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर प्लेट्यू में है जो झारखंड में है। और ये देखो जो पलामू टाइगर रिजर्व है, ये बेतला या बेटला नेशनल पार्क है जो, इसी का ही पार्ट है। ये बेतला नेशनल पार्क है, ये भी झारखंड में है, तो ये आपको याद रखना है। यही टॉपिक थे आज के। देखो कुछ जो पहाड़ियाँ हैं, अगर आप कहो तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं एक मैप ले लेता हूँ। एक मिनट होल्ड करो बस आप। ये वाला मैप देखो, इसमें आप देख रहे हो जो, ये देखो काराकोरम रेंज है ऊपर जम्मू कश्मीर में, काराकोरम रेंज। ये कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज, कैलाश की पहाड़ियाँ, काराकोरम की पहाड़ियाँ। ये यहाँ पे देख रहे हो जो आप, ये है लद्दाख, लद्दाख वाला पार्ट यहाँ पे। ये आपका जास्कर रेंज भी है और यहाँ पे पीर पंजाल है। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरह से नॉर्थ से साउथ में भी कई बार पूछे जाते हैं। और ये काराकोरम, लद्दाख और ये कैलाश रेंज है, इसको बोलते हैं मिला के ट्रांस हिमालयाज। फिर इसके बाद ग्रेट हिमालयाज शुरू हो जाता है, हिमालय की पहाड़ियाँ, ग्रेट हिमालयाज आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है मिडल हिमालयाज, फिर ये शिवालिक हिमालयाज। 3 पार्ट में बांटा गया है ये हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज इसको बोलते हैं, ये ग्रेट हिमालयाज, इधर वाला पार्ट नॉर्थ में। फिर मिडल हिमालयाज या सेंट्रल हिमालयाज, शिवालिक हिमालयाज, इसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट। और देखो हिमालयाज क्या है, एक बात जान लो, हिमालय जो नॉर्थ में है, ये क्यों नहीं मिट रहा, हिमालय जो नॉर्थ में है ये वाला पार्ट, यहाँ पे थोड़ा वाइड है, चौड़ा है। और जो ईस्ट में हिमालय जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा नैरो है, पतला हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इधर पहाड़ियाँ, इधर ये हिमालय की, ये यहाँ पे जो है ये ईस्टर्न हिमालयाज में आता है यहाँ पे। और ये देखो अरावली रेंज है यहाँ पे, दिल्ली से लेके राजस्थान, गुजरात से
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होते हुए जाती है अरावली रेंज। ये पूरे वर्ल्ड की ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोलते हैं इसको, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यहाँ पे इंडियन डिजर्ट है, ये ग्रेट इंडियन डिजर्ट बोलते हैं राजस्थान में। ये देखो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से ये बिहार तक ये गई है विंध्यान रेंज, विंध्या रेंज। इधर फिर विंध्या रेंज के बाद सतपुरा रेंज है। ये देखो यहाँ पे ये अजंता रेंज है, अजंता की पहाड़ियाँ। ये आपको छोटा मोटा याद होना चाहिए। ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट देखो पूरा कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट थोड़ा कटा है, पहले छोटा पार्ट है फिर थोड़ा पार्ट है फिर पार्ट है, यानी कि ये डिस्क्रीट है, छोटा छोटा पार्ट, और ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है ईस्टर्न घाट है जो। ये दोनों आके मिलके नीलगिरी की पहाड़ियाँ पे मिलते हैं यहाँ पे। और देखो ये जो केरल का कोस्टल एरिया है इसको बोलते हैं मालाबार, मालाबार, मालाबार बोलते हैं इसे। और जो ये तमिलनाडु का इसे बोलते हैं कोस्टल एरियाज को कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे इधर महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट बोलते हैं, इसे कैनरा कोस्ट बोलते हैं कर्नाटक में। उड़ीसा में बोलते हैं उत्कल कोस्ट बोलते हैं इसको, यहाँ पे उड़ीसा में कोस्टल एरिया को उत्कल कोस्ट। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक मैप और ले लेता हूँ मैं, 1 सेकंड और आप होल्ड करो। मिल नहीं रहा यार मैप, चलो कल या अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे हम। अगले ये है नहीं, ये नहीं है यार, चलो कल डिस्कस कर लेंगे हम, यही टॉपिक थे आज के।